हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या आप भी एनसीईआरटी से हैं परेशान? क्या आपको भी एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन पढ़ने में डर लगता है या आप किसी के बातों में आकर के एनसीईआरटी को पढ़ते ही नहीं कि एनसीईआरटी तो बहुत डिफिकल्ट है, एनसीईआरटी तो समझ में ही नहीं आने वाला है? तो ये वीडियोस आपके लिए। चाहे आप स्टूडेंट जेईई के हो, चाहे वो नीट के हो, चाहे वो सीयूईटी का तैयारी कर रहे हो, चाहे आप आईएसएस का कर रहे हो, चाहे बोर्ड्स का कर रहे हो, चाहे जेईई एडवांस का कर रहे हो, एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन अगर क्लियर है तो आप हर एक एग्जाम में मचा सकते हैं, बहुत हद तक मचा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना देर किए एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज। आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में, जहां पर हम बात करेंगे सॉल्यूशन चैप्टर के ऊपर में। हम लोग कुछ पेजेस, हर पेज वाइज पेज हम लोग क्या करेंगे, वीडियोस को फॉर्मेट करेंगे और आपके लिए लेकर के आएंगे। इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हो चाहे एग्जांपल्स हो, हर एक तरह के सवाल को भी डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं एनसीईआरटी का पहला चैप्टर, दैट इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि दुनिया में जनरली प्योर सब्सटेंसेस मिलते नहीं है। या आप देख सकते हो कि जो भी प्योर सब्सटेंसेस होता है वो कहीं ना कहीं आपको मिक्सचर के फॉर्म में ही पाया जाता है। तो दुनिया में जब भी कोई भी दो चीज आपस में मिलती है, कभी भी दो प्योर सब्सटेंस जब भी आपस में मिलेंगे तो क्या चीज का फॉर्मेशन करते हैं बेटा? मिक्सचर्स का फॉर्मेशन करते हैं। क्या चीज का फॉर्मेशन करते हैं? मिक्सचर्स का। अब ये मिक्सचर्स कितने प्रकार का होता है? तो ये दो प्रकार का होता है। एक होता है होमोजीनस और एक होता है हेट्रोजीनस। होमोजीनस वैसा मिक्सचर है जिसको जब भी दो चीजें आपस में मिलेगी तो मिलने के बाद वो दिखता एक ही जैसा है, मतलब उसके सारे प्रॉपर्टीज थ्रू आउट द मिक्सचर यूनिफॉर्म रहने वाले हैं। अब बहुतों का आएगा सर मिल्क, मिल्क भी तो दिखता एक ही जैसा है, वो ऑयल और वाटर से मिलकर के बना हुआ है। तो मैं आपको बोलूंगा बेटा कि वो ऑयल और वाटर से मिलकर के तो जरूर बना हुआ है, लेकिन वो कोलाइडल सिस्टम है, क्योंकि उसमें जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स है वो पूरे तरीके से घुलते नहीं है, सस्पेंडेड रहते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं शुगर और वाटर को मिला दीजिए या सॉल्ट प्लस वाटर को मिला दीजिए, तो ये जो सोल्यूशन बनाएगा, ये जो मिक्सचर बनाएगा, इसे हम होमोजीनस मिक्सचर कहते हैं। और ये जो चैप्टर आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन एक होमोजीनस मिक्सचर है। इट इज अ होमोजीनस मिक्सचर। एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन को पढ़ने का मतलब है हर एक लाइन को पढ़ेंगे, हर एक लाइन को समझेंगे, ठीक है? बहुत आराम से एक एक चीज को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे यहां पर बात करूं, सॉरी, यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूं कि इस चैप्टर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इस चैप्टर का मेन ऑब्जेक्टिव है कि आपको ये बताना कि कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है। दूसरा, यहाँ पर सॉल्यूशन को किस तरीके से, सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को कितने तरीके से हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। तीसरा, हम लोग जो पढ़ेंगे हेनरीज लॉ, रॉल्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। फिर समझेंगे कि सॉल्यूशन दो प्रकार के होते हैं, आइडियल सॉल्यूशन होते हैं और नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं, इनमें क्या अंतर है। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि आखिरकार नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो है वो आइडियल सॉल्यूशन से किस तरीके से डिविएट करते हैं, पॉजिटिवली किस तरीके से, नेगेटिवली किस तरीके से, इन सारे बातों पे भी चर्चा करेंगे। इसके बाद सॉल्यूशन के कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जिसको हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं, वो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और फिर लास्ट में इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को कुछ फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, जैसे एसोसिएशन और डिसोसिएशन। तो इसको भी हम लोग पढ़ेंगे इन टर्म्स ऑफ वेंट हॉफ फैक्टर। तो आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को, एक एक लाइन को स्टार्ट करते हैं। बात है कि ऑलमोस्ट ऑल द प्रोसेस इन द बॉडी ऑकर्स इन सम काइंड ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। हमारे बॉडी में जितने भी प्रोसेस है, चाहे डाइजेशन है चाहे एक्सक्रीशन है, जनरली मैं बोल रहा हूँ ज्यादातर प्रोसेसेस में सॉल्यूशन इन्वॉल्व है। ब्लड भी एक प्रकार का कोलाइडल सॉल्यूशन है, ठीक है, वो हेट्रोजीनस है, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रोसेस हमारे बॉडी में हो रहे हैं जहां पर सॉल्यूशन इन्वॉल्व होता है। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूं, इन नॉर्मल लाइफ वी रियरली कम अक्रॉस द प्योर सब्सटेंसेस। हम अपने जीवन में बहुत कम ऐसा होता है कि प्योर सब्सटेंसेस से रिलेटेड काम कर रहे हो। हाँ, कई जगहों पर जरूरी है, अब कहीं पर सोना वगैरह लेने गए, अब वहां इंप्योरिटी मिलेगी तो थोड़ा सा तो दर्द होगा, लेकिन बहुत रेयर होता है। मैं आपको बता दूं, वहां पर भी आपको बहुत बार मिलावट देखने को मिल जाता है। तो मोस्ट ऑफ दीज आर द मिक्सचर कंटेनिंग टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस। ज्यादातर ये जितने भी मिक्सचर्स होते हैं ये दो या दो से अधिक प्योर सब्सटेंसेस से मिलकर के बने हुए होते हैं। और उन सभी का हमारे जीवन में, बोलता है, देयर यूटिलिटीज और इंपॉर्टेंस इन लाइफ डिपेंड्स अपॉन देयर कंपोजिशन। उसका जो हमारे जीवन में उपयोगिता है वो उसके कंपोजिशन पर निर्भर करता है। जैसे बोलता है, जैसे ब्रास है, एक एलॉय है जो कि मिक्सचर क्या चीज का, कॉपर एंड जिंक का, जो कि इसका प्रॉपर्टीज कुछ डिफरेंट होता है। लाइक जर्मन सिल्वर। अब ये जर्मन सिल्वर से ये मत समझना जो असली चांदी है, वो जर्मन सिल्वर इज जीएस का बना हुआ जो आजकल मटेरियल मिलता है, वो क्या चीज से मिलकर के बना हुआ होता है? वो कॉपर, जिंक और निकल से मिलकर के बना हुआ होता है। ये भी एक प्रकार का एलॉय है। उसी तरीके से ब्रॉन्ज भी एक प्रकार का एलॉय है जो कि कॉपर और टिन से मिलकर के बना हुआ होता है। फिर आप एक दो एलॉय का और नाम याद रख सकते हैं, स्टील हो गया, है ना, इन सारे एलॉय का भी, गन पाउडर हो गया, ये सारे क्या, गन पाउडर मतलब वो गन वाला पाउडर नहीं है, गन पाउडर एक प्रकार का एलॉय है, आप उसका भी नाम याद कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ही ब्रॉन्ज आप देखेंगे कॉपर और टिन से मिलकर के बना हुआ है। तो अब
देख रहे हो कि ये सारे एलॉय क्या एक प्रकार के सॉल्यूशन ही है, जहां पर एक सॉलिड दूसरे सॉलिड में होमोजेनियसली एक साथ मिलते हैं। फिर इसका इंपॉर्टेंस बताता है, बोलता है कि 1 पार्ट्स पर मिलियन, ये पीपीएम क्या है, एक प्रकार का कंसंट्रेशन टर्म है, ये हमको अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन के बारे में जानकारी देता है। ऑफ अ फ्लोराइड आयन इन वाटर प्रिवेंट्स टूथ डीके, बोलता है कि 1 पीपीएम में अगर कोई फ्लोराइड आयन पानी में मौजूद है तो वो हमें टूथ डीके से बचाता है। लेकिन अगर इसकी मात्रा 1 पीपीएम से बढ़कर के 1.5 पीपीएम हो जाती है तो ये टूथ टू बिकम मोटिल्ड, मोटिल्ड कहने का मतलब टूथ का जो शेप है उसको वो खराब कर देता है, जैसे ही 1 से 1.5 पीपीएम भी पहुंच जाता हो। अब ये पीपीएम तुम ऐसा समझ सकते हो, बहुत कम अमाउंट में जब सॉल्यूट किसी सॉल्यूशन या सॉल्वेंट में मौजूद होगा तो उसे हम पीपीएम के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं। लेकिन बोलता है जैसे ही थोड़ा सा हायर कंसंट्रेशन फ्लोराइड का कर दो वो जहरीला हो जाता है। तो देख लो कंसंट्रेशन का कितना इंपॉर्टेंस है। हल्का सा और इन फ्लोराइड का आयन बढ़ा दिया, जैसे जैसे आप देखते होगे वो रैट किलिंग जो दवाइयां होती है, ठीक है, वो भी पॉइजनस होती हैं और वो क्या चीज से बनी हुई होती है, सोडियम फ्लोराइड से, जिसको रेड पॉइजन भी कहा जाता है। कंसंट्रेशन का इतना महत्व है कि जब आपको इंटरवेनस इंजेक्शन दिया जाता है, वेन्स में जब इंजेक्शन दिया जाता है तो इंजेक्शन का जो सोल्यूशन होता है उसके कंसंट्रेशन को आपके प्लाज्मा के, ब्लड में प्रेजेंट प्लाज्मा के कंसंट्रेशन से मैच किया जाता है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी कंसंट्रेशन इधर उधर हुआ तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर डे टू डे लाइफ ऑल्सो। इस चैप्टर में बेसिकली हम बात करें तो सोल्यूशन के एक पार्ट को पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड लिक्विड सोल्यूशन। हम लोग ज्यादातर किसके ऊपर में डिस्कशन करने वाले हैं, लिक्विड सोल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर बहुत सारे अदर प्रॉपर्टीज जैसे वेपर प्रेशर हो गया, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हो गया, इनके बारे में भी इस चैप्टर में डिस्कशन करेंगे। इज इट क्लियर? अब टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बढ़ने से पहले सॉल्यूशन क्या होता है देखिए, सॉल्यूशन आर दी होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। जब भी दो या दो से अधिक होमोजेनस मिक्सचर का फॉर्मेशन करता है कंपोनेंट्स मिल करके तो उसे हम सॉल्यूशन कहते हैं। और बोलता है दिस सॉल्यूशंस, दिस होमोजेनियस मिक्सचर का मतलब क्या है, होमोजेनियस कहने का मतलब क्या बोलता है, कंपोजिशन एंड द प्रॉपर्टीज आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर। होमोजेनियस का क्या मतलब है कि थ्रू आउट द मिक्सचर, जैसे आपने एक चीनी को पानी में डाला, थोड़ा सा पानी मुंह में डालो चाहे थोड़ा सा ज्यादा अमाउंट में डालो, जो शुगर की मिठास है, जो चीनी की मिठास है, उसका जो यूनिफॉर्मिटी, उसका टेस्ट यूनिफॉर्म रहता है। जनरली द कंपोनेंट दैट इज प्रेजेंट इन द लार्जेस्ट क्वांटिटी इज नोन। अब सोल्यूशन जो है ना बेटा, सोल्यूशन का दो पार्ट्स होता है, पार्ट्स मतलब जिनसे ये मिलकर के बने हुए होते हैं। एक पार्ट को कहते हैं हम सॉल्यूट और दूसरे पार्ट को हम लोग कहते हैं बेटा सॉल्वेंट। क्लियर है? अब सवाल आता है कि सर ये सॉल्यूट क्या है, ये सॉल्यूट क्या है, तो जो लेस अमाउंट में मौजूद है, जो लेस अमाउंट में मौजूद है बेटा वो सॉल्यूट है, और जो मोर अमाउंट में मौजूद है वो मेरा क्या कहलाता है, वो मेरा सॉल्वेंट कहलाता है। क्लियर है? तो अब बोलेंगे सर अगर एक से अधिक कंपोनेंट है, तो मान लीजिए 3-4 कंपोनेंट है, तो जो ज्यादा मात्रा में मौजूद है वो मेरा सॉल्वेंट होगा, जो कम मात्रा में है वो सारे के सारे सॉल्यूट हो जाएंगे। मतलब सॉल्यूट एक से अधिक हो सकते हैं सॉल्यूशन में, लेकिन सॉल्वेंट एक ही होगा कोई। वही बात को यहाँ पर लिखा हुआ भी है बेटा कि जनरली द कंपोनेंट दैट इज प्रेजेंट इन द लार्जेस्ट क्वांटिटी इज सॉल्वेंट एंड द सॉल्वेंट डिटरमाइंस द फिजिकल स्टेट। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि सॉल्यूशन सॉलिड स्टेट में होगा कि लिक्विड में होगा कि गैस में होगा, इसका डिटर्मिनेशन आप सॉल्वेंट के अकॉर्डिंग करते हैं। ऑल्दो हमारे सिलेबस में बाइनरी सॉल्यूशन ही है, मतलब एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट। अब लेस अमाउंट कहने का मतलब ये थोड़ा सा समझना, लेस अमाउंट, अमाउंट को कैसे देखेंगे, मास के बेसिस में या वॉल्यूम के बेसिस में नहीं, केमिस्ट्री में ज्यादातर हम अमाउंट को मोल्स के टर्म्स में देखते हैं, तो आपको हमेशा मोल्स के टर्म में देखना है। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये आ जाता है कि मान लीजिए इक्विमोलर टू सब्सटेंसेस ए एंड बी आपको दे दिया गया और आपसे पूछा गया दोनों का मोल्स इक्वल है, आप किसको सॉल्यूट और किसको सॉल्वेंट मानेंगे? तो आप किसी को भी सॉल्यूट मान सकते हैं, किसी को भी सॉल्वेंट मान सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि दोनों के अमाउंट्स सेम है। हाँ, इस केस में अगर वाटर कहीं मिल जाता है तो हम लोग बाय डिफॉल्ट ऐसा बोल देते हैं बिकॉज वाटर इज कंसीडर्ड टू बी यूनिवर्सल सॉल्वेंट। लेकिन अगर हमसे कोई पूछेगा वाटर को नहीं, मैं चीनी को मानना चाहूंगा, मान लो चीनी और वाटर है, तो तब चीनी को भी सॉल्वेंट मान सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे देखते हैं। जनरली हम लोग जान रहे हैं कि यहाँ पर जो सॉल्यूशंस है उसमें दो ही कंपोनेंट होने वाले हैं, एक तो आपका सॉल्यूट होने वाला और दूसरा सॉल्वेंट। अब गैसियस सॉल्यूशन है, इससे बात क्लियर है कि सॉल्यूशन किस फेज में है, गैसियस फेज में मौजूद है, तो यहाँ जो सॉल्वेंट होंगे वो क्या होंगे, गैस होंगे। अब सॉल्यूट कुछ भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है। तो पहला एग्जांपल है गैस इन गैस का, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिक्सचर। एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन 78% के आसपास होता है और ऑक्सीजन 21% के आसपास होता है, तो ये जो मिक्सचर का फॉर्मेशन है ये गैसियस सॉल्यूशन है, गैस इन गैस हम बोलेंगे। वैसे लिक्विड इन गैस का एग्जांपल क्या हो जाएगा, क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड इन नाइट्रोजन गैस या फिर ऑक्सीजन मिक्स्ड इन वाटर, ये लिक्विड इन गैस का हो जाएगा। ठीक है,
नहीं, ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन लिक्विड, ये आपका गैस इन लिक्विड का हो जाएगा, ठीक है। लिक्विड इन गैस का क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विद नाइट्रोजन या वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है। सॉलिड इन गैस, सॉलिड इन गैस का अगर आप एग्जांपल देखोगे बेटा तो कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस, ठीक है, ये आपका एक एग्जांपल हो जाता है। वहीं लिक्विड सोल्यूशन का बात करें तो यहाँ सॉल्वेंट आपका लिक्विड होता हुआ नजर आएगा। अब इसमें भी गैस इन लिक्विड हो सकता है, लिक्विड इन लिक्विड हो सकता है या सॉलिड इन लिक्विड हो सकता है। गैस इन लिक्विड होने के मतलब सॉल्यूट आपका गैस है, कम अमाउंट में गैस प्रेजेंट है। ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर, ये एग्जांपल हो गया। लिक्विड इन लिक्विड का इथेनॉल डिसॉल्व्ड इन वाटर, कोई भी अल्कोहल को पानी में मिला दो भैया, अल्कोहल का मात्रा कम है, पानी का मात्रा ज्यादा है, तो ये लिक्विड इन लिक्विड हो गया। सॉलिड इन लिक्विड का ग्लूकोज डिसॉल्व्ड इन वाटर या शुगर डिसॉल्व्ड इन वाटर, ये कुछ एग्जांपल हो सकता है। सॉल्ट डिसॉल्व्ड इन वाटर, ये भी हो सकता है, ठीक है। वही सॉलिड सॉल्यूशन में क्या होगा, सॉल्वेंट आपका सॉलिड होता हुआ नजर आएगा। अब यहाँ पर क्या हो सकता है, गैस इन सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड इन सॉलिड भी हो सकता है, सॉलिड इन सॉलिड भी हो सकता है। अब गैस इन सॉलिड का बात करें तो एग्जांपल हो जाएगा हाइड्रोजन इन पैलिडियम, ये एक एग्जांपल अच्छा है। लिक्विड इन सॉलिड का बात करें तो एमलगम ऑफ मरकरी विथ सोडियम, मतलब यहाँ सोडियम आपका सॉल्वेंट होता है और जो मरकरी के साथ आप एमलगम का फॉर्मेशन करते हैं, एलॉय का फॉर्मेशन करते हैं, तो यहाँ पर मरकरी सल्यूट की तरह बिहेव करता है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। वहीं सॉलिड इन सॉलिड का बात करें तो कॉपर डिसॉल्व्ड इन गोल्ड, ये भी एक एग्जांपल है। बहुत बार क्या करते हैं, सोनार थोड़ा सा तांबा मिला दे तो उसका कलर गोल्ड टाइप का दिखता है, तो वहां पर भी वो एडवांटेज उठाते हुए नजर आते हैं। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है और इनके चार्ट्स आपको याद होने चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और खासकर इनके एग्जांपल्स। इज इट क्लियर? नेक्स्ट बात करें तो अब सल्यूट की मात्रा को जब हम सॉल्यूशन में देखते हैं, या इधर हम इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूशन देख सकते हैं, या तो हम विथ रिस्पेक्ट टू द अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन देख सकते हैं, या फिर विथ रिस्पेक्ट टू द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट भी देख सकते हैं। तो उसी को हम लोग कंसंट्रेशन कहते हैं। तो कंसंट्रेशन क्या होता है, आइए बात करें। कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन कैन बी डिस्क्राइब बाय एक्सप्रेसिंग द कॉम्पोजिशन ऑफ अ सॉल्यूशन कैन बी डिस्क्राइब बाय एक्सप्रेसिंग इट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। क्यों दिखलाते हैं, जैसे अगर हम बोले किसी का कि 30 ग्राम डिसॉल्व इन 70 ग्राम ऑफ वाटर, तो हमको ये क्या बता रहा है, एक प्रकार का अमाउंट का रिस्पेक्ट बता रहा है कि 30 ग्राम 70 ग्राम पानी के साथ मिला करके घोला गया, या फिर 30 ग्राम इस 100 ग्राम सॉल्यूशन में मौजूद है। ये हमको क्या बता रहा है, उस सॉल्यूशन का कॉम्पोजिशन बता रहा है कि सॉल्यूट उसमें किस मात्रा में है और सॉल्वेंट आपका किस मात्रा में है, ठीक है। या सॉल्यूट की मात्रा सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में क्या है। इज इट क्लियर? जो कि सॉल्यूशन यूनिफॉर्म है तो थोड़ा सा अमाउंट का निकालोगे, वही पूरे सॉल्यूशन का भी निकलने वाला, भले उसका अमाउंट ज्यादा ही क्यों ना हो, ठीक है। बोलता क्या है, कंसंट्रेशन टर्म्स को हम दो प्रकार से एक्सप्रेस कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है बेटा, क्वालिटेटिवली दिखला सकते हैं, दूसरा क्वांटिटेटिवली दिखला सकते हैं। क्वालिटेटिवली कहने का मतलब इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स, अगर हमको किसी को समझाना है कि भैया इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट कम है, इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट ज्यादा है, तो हम वहां पर टर्म यूज करते हैं कि ये सॉल्यूशन डाइल्यूट है, और जिसमें कंसंट्रेशन ज्यादा है उसमें हम बोलते हैं कि वहां पर आपका सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड है। तो ये तरीका है क्वालिटेटिव दिखाने का। लेकिन अब बहुतों के मन में आता है नहीं सर हमको तो एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, तो उसी के लिए हम लोग अभी जो पढ़ने वाले हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ेंगे, डिफरेंट वेज टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन क्वांटिटेटिवली। क्वांटिटेटिवली मतलब विद अ प्रॉपर वैल्यू। तो जो सबसे पहला तरीका हम लोग देखेंगे क्वांटिटेटिव एनालिसिस में, वो हम देखेंगे मास परसेंटेज। ये है आपका W बाई W परसेंटेज। इसका लिखने का तरीका हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला भी होता है इसका, क्या होता है, वेट, फिर मैं ऐसे लिखना है, W बाई W परसेंटेज बराबर क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट, ऊपर में क्या होगा वेट ऑफ सॉल्यूट, नीचे होगा वेट ऑफ सॉल्यूशन, ऊपर भी ग्राम में नीचे भी ग्राम में, और इसको इनटू क्या करेंगे 100, क्योंकि हम परसेंट में देख रहे हैं, मतलब वी आर एक्सप्रेसिंग द अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन विद रिस्पेक्ट टू 100 नंबर ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूशन। इज इट क्लियर? 100 नंबर ऑफ सॉल्यूशन। याद रखिए ऊपर जो यूनिट लेंगे मास का, नीचे भी वही यूनिट लेना। इसी को हम लोग आगे देखते हैं क्या लिखता है, इफ अ सॉल्यूशन इज डिस्क्राइब्ड बाय, अगर कहीं पर लिखा हुआ है 10% ऑफ ग्लूकोज एक्वस सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या समझेंगे, 10% अगर लिखा है और बगल में लिखा है W बाई W, या लिख दिया है बाई मास, इसका मतलब है कि 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। याद रखिएगा, इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ से दो चीजों के बारे में और जानकारी मिल गया, वेट ऑफ सॉल्यूशन मिल गया, वेट ऑफ सॉल्यूट मिल गया। क्या हम वेट ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकते हैं क्या? यस, वेट ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट। इज इट क्लियर? तो ये तरीका है। दूसरा है वो, अब इसमें एक एग्जांपल भी है, ये याद रखिएगा, वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, मैं अंडर मार्क भी कर रखा हूँ। कमर्शियल ब्लीचिंग सोल्यूशन जो होता है, जो ब्लीचिंग के लिए यूज होता है, उसमें आपका सोडियम हाइपोक्लोराइट वाटर में डिसॉल्व करके सोल्यूशन तैयार किया जाता है। सोडियम हाइपोक्लोराइट मतलब NaOCl इन H2O। अब इसका मात्रा कितना होता है, इसका मात्रा होता है 3.62%, मतलब
3.62 ग्राम of sodium hypochlorite is dissolved in 100 ग्राम of the solution. Is it clear? नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे वॉल्यूम परसेंटेज का, V by V. इसका भी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट किसमें होगा, ml में, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें, ml में. परसेंटेज है तो इंटू 100 भी करेंगे. मतलब अगर कहीं पर लिखा 10% V by V, इसका मतलब क्या है, 10 ml ऑफ सॉल्यूट dissolved in 100 ml ऑफ सॉल्यूशन. इस लाइन को लिखिएगा आप अपने कॉपी में, ठीक है. 10% V by V का क्या मतलब है, 10 ml of solute dissolved in 100 ml of solution. जैसे एग्जांपल यहाँ पर दिया, 10% ethanol solution in water means that 10 ml of ethanol, 10 ml of ethanol is dissolved in water such that the total volume of the solution, पूरे solution का वॉल्यूम कितना हो गया, 100 ml. कितना हो गया, 100 ml. इसका एक एग्जांपल भी है, बहुत इंटरेस्टिंग है, जो डे टू डे लाइफ वाले एग्जांपल से ये याद रखिएगा, बहुत बार सवाल पूछ देता है. तो ग्लाइकॉल जो होता है, ग्लाइकॉल, इथाइलिन ग्लाइकॉल का जो सोल्यूशन होता है वो एज एन एंटी फ्रीज, मतलब पानी के फ्रीजिंग पॉइंट को कम करने के लिए यूज किया जाता है. तो उसका क्या, उसके जो कंसंट्रेशन टर्म है उसको V by V के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं. तो लिखिएगा 35% V by V ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल इन वाटर. इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, बोला 35 ml इथाइलिन ग्लाइकोल है किसमें, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में. तो अगर मुझे कोई पूछेगा सॉल्वेंट का वॉल्यूम कितना है, तो मैं 100 माइनस 35 करूंगा, 65 ml इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट. अच्छा, ये क्या करता है, पानी का आपको पता है फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन अगर हम इस सोल्यूशन का यूज करते हैं कार रेडिएटर में, तो वहां पर वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसको -17.6 डिग्री सेल्सियस तक ले जाता है. इज इट क्लियर? ज्यादातर जितने भी कोल्ड कंट्रीज वगैरह होते हैं वहां पर इसका इस्तेमाल भी किया जाता है. तीसरा है मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, W बाई V परसेंटेज. मतलब अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ऊपर में वेट ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा किसमें, ग्राम में, नीचे क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा किसमें, ml में, और इसको क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. मतलब अगर कहीं पर लिखा हुआ है 10% W बाई V ऑफ, ऐसे लिख दे, NaOH एक्वस सॉल्यूशन, तो क्या इसका मतलब निकलेगा, 10 ग्राम ऑफ NaOH. मतलब आपको यहाँ पर सॉल्यूट का अमाउंट तो वेट में पता चल रहा है, इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, मतलब, और सॉल्यूशन का अमाउंट क्या चीज पता चल रहा है, वॉल्यूम में. इज इट क्लियर? तो ये दो चीजें हमको मिलती है. इसका यूज ज्यादातर मेडिसिन या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में किया जाता है. नेक्स्ट है पार्ट्स पर मिलियन. पार्ट्स पर मिलियन मतलब जब बहुत कम अमाउंट में सॉल्यूट प्रेजेंट होता है किसी सॉल्यूशन में, वहां पर हम लोग उसको पार्ट्स पर मिलियन में एक्सप्रेस करते हैं. इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ द पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट. कंपोनेंट कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, सॉल्यूट, अपॉन टोटल नंबर ऑफ द पार्ट्स, हटा दो, अपॉन टोटल नंबर ऑफ द पार्ट्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन. ऑफ ऑल द कंपोनेंट कहने का मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिला के टोटल नंबर नीचे लिखना, इनटू 10 टू द पावर 6. 10 टू द पावर 6 क्यों लिखा गया, 1 मिलियन बराबर 10 टू द पावर 6 होता है. परसेंट में 100 से मल्टीप्लाई करते थे, मिलियन है तो 10 टू द पावर 6 से मल्टीप्लाई किया. कहीं बिलियन होता, मान लो पीपीबी होता, तो हम क्या करते हैं, 10 टू द पावर 9 से मल्टीप्लाई करते हैं. इज इट क्लियर बेटा? इसका यूज कहां किया जाता है, जब कभी भी सॉल्यूट बहुत कम अमाउंट में मौजूद है. जैसे बोलता है अ लीटर ऑफ सी वाटर, एक लीटर सी वाटर लिया गया जिसका वेट 1030 ग्राम है, उसमें 6 इंटू 10 टू दावर -3 ग्राम ऑक्सीजन ही डिजोल्व है. ठीक है, तो ऑक्सीजन कितना है आपका, 6 इंटू 10 टू दावर -3 ग्राम, ये ऑक्सीजन का वेट दे दिया. अब वेट ऑफ सी वाटर क्या आया, 1030 ग्राम. तो अगर आपको लिखना, देखो यहाँ नंबर लिखा है, लेकिन आप इसको W/W फॉर्म में भी लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इंटू 10 टू दावर 6. तो यहाँ पर वेट ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगा ये, और वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या लोगे, 1030 ग्राम. इज इट क्लियर? और ये जब आपस में मिलेगा तो इसका जो वैल्यू आएगा पीपीएम में, कितना आएगा, 5.8 पीपीएम. क्लियर? तो अब हम पूरा समुद्र का पानी के बेसिस पे तो वजन नहीं करने जाएंगे यहाँ पर बेटा. तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ा सा अमाउंट लेंगे, 1 लीटर पानी, उसी में देख लेंगे कितना ऑक्सीजन डिजोल्व, उसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि सी वाटर में कितना आपका ऑक्सीजन डिजोल्व होता है. ये डेटा भी थोड़ा थोड़ा याद रखिएगा, पता है जेईई मेन नीट वगैरह यहाँ से भी सवाल बना सकते हैं. पीपीएम को माइक्रोग्राम पर एमएल के फॉर्म में भी दिखाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा. ठीक है, नेक्स्ट मोल फ्रैक्शन. मोल फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, जिसका निकालना है उसको ऊपर डिवाइडेड बाय टोटल. तो नाम ही है मोल फ्रैक्शन. इसको हम क्या चीज से डिनोट करते हैं बेटा, काई से. अब आपको पता है दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा ए और दूसरा होगा बी. ए को क्या बोलते हैं, सॉल्यूट, बी को क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट. तो मान लीजिए हमको काई ऑफ ए निकालना है, तो मैं क्या लिख दूंगा, मोल्स ऑफ ए
अपॉन मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी। देखिए इसी तरीका से निकाला है, उसी तरीका से काई बी निकालना होगा तो हम ऊपर लिख देंगे मोल्स ऑफ बी अपॉन मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी। और आपको पता है फ्रैक्शन का जो टोटल सम होता है वो हमेशा 1 के बराबर होता है, तो दो ही कंपोनेंट है तो हम ये भी लिख सकते हैं काई ए प्लस काई बी बराबर 1, मतलब एक का मोल फ्रैक्शन पता है तो दूसरे को हम इस फॉर्मूला से जनरेट कर सकते हैं। अब बोलेंगे नहीं सॉल्यूशन एक से अधिक कंपोनेंट से मिल करके बना हुआ होता, तो मैं सारे के सारे कंपोनेंट का सम करके 1 के बराबर कर देता। इज इट क्लियर बेटा? तो और एक बात, इसका अगर कोई यूनिट पूछेगा तो आप क्या बताओगे? यूनिट लेस है। इसका यूनिट लेस नहीं है, इसका भी यूनिट लेस होगा, ऊपर भी ग्राम नीचे भी ग्राम, ऊपर मोल नीचे भी मोल। इसका यूनिट लेस नहीं है, ये ग्राम पर एमएल में आ जाएगा। वॉल्यूम बाई वॉल्यूम यूनिट लेस है, डब्ल्यू बाई डब्ल्यू यूनिट लेस है क्योंकि ऊपर भी मास नीचे भी मास है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मोलैरिटी। मोलैरिटी भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा टर्म है, इसको हम लोग दिखाते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें? लीटर में। किसमें? लीटर में। अब यहाँ पर एक सवाल भी है, आइए हम लोग इसको भी डिस्कस करेंगे आगे चल करके, टेंशन की कोई बात नहीं है। तो अगर बोलेंगे सर ये लीटर नहीं एमएल होता तो हम ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। निश्चिंत रहिए, थोड़ा सा टॉपिक खत्म होते ही हम ये सारे क्वेश्चन को लेंगे। अब जैसे कहीं पर लिख दिया 0.25 m NaOH एक्वस सोल्यूशन, तो क्या इसका निकल के आएगा? मोल्स ऑफ NaOH क्या आ जाएगा? 0.25 मोल्स। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या निकल करके आ जाएगा? 1 लीटर। यहाँ से दो चीजें निकली, दो क्वांटिटी के बारे में पता चलता है, एक सॉल्यूशन का वॉल्यूम और दूसरा मोल्स ऑफ NaOH। ठीक है, एक बात याद रखिएगा 1 लीटर बराबर 1 सेंटीमीटर क्यूब भी होता है, और यूनिट कन्वर्जन तो आपको अच्छे से आनी ही चाहिए बेटा। यहाँ भी एक क्वेश्चन है, इसको हम लोग बाद में लेंगे। आगे बढ़ते हैं मोलैलिटी की ओर। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, किसमें? केजी में। को क्या देगा? मोलैलिटी। बोलेंगे सर ग्राम हो गया तब, तो हम ऊपर में 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे फॉर्मूला में, या ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर देंगे। क्लियर है क्या? तो कहीं पर ऐसा लिखा 1 m सोल्यूशन ऑफ KCl, इसका मतलब KCl का कितना है? 1 मोल, और 1 मोल का वेट कितना होता है? 74.5 ग्राम। बहुत सारे डेटा फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए समझना जरूरी है ये 1 m KCl सोल्यूशन का क्या मतलब है। ठीक है, इन 1 kg ऑफ वाटर, मतलब आपको यहाँ पर क्या मिल गया? वाटर का वेट, सॉल्वेंट का वेट भी पता चल जाता है। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है कि हर एक कंसंट्रेशन का एक अपना प्रोज है, कॉन्स है। तो अगर मैं बात करूं आपसे बेटा कि कौन कौन से कंसंट्रेशन टर्म है जो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, तो जहां पर भी फॉर्मूला में वॉल्यूम आएगा वो सारे के सारे टेम्परेचर डिपेंडेंट हो गए, और जहां पर फॉर्मूला में वॉल्यूम नहीं आ रहा है वो सारे के सारे टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं। आ रहा है क्या बात समझ में? यहां तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं। तो आइए अब हम लोग सवाल करेंगे और आज के सेशन को यहीं पर खत्म करेंगे। सवाल जितने भी एग्जांपल इन टेक्स्ट है वो सारे लेने वाले। देखिए जो फॉर्मूलाज हम लोगों ने पढ़े उसको मैंने यहाँ पर एक जगह पे नोट डाउन भी कर दिया है। ठीक है, यहाँ पीपीबी आया है, पीपीबी बताया था 10⁹ से मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, ये सारे फॉर्मूलाज हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं सवाल की ओर। सबसे पहला सवाल क्या बोल रहा है? एग्जाम्पल 1.1 का बोलता है फाइंड आउट द मोल फ्रैक्शन। देखो सवाल में अप्रोच सीखना जरूरी है, मैं कैसे सवाल को अप्रोच ले रहा हूँ। बोलता है मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना, किसका फाइंड आउट करना? इथाइलिन ग्लाइकोल का C2H6O2। इसका मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मोल्स ऑफ C2H6O2 अपॉन मोल्स ऑफ C2H6O2 प्लस मोल्स ऑफ। अच्छा, यहाँ पर सॉल्वेंट के बारे में कोई जानकारी नहीं दिया, तो कभी भी क्वेश्चन में सॉल्वेंट के बारे में जानकारी नहीं देगा तो आप बाय डिफॉल्ट वाटर ले सकते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा? मोल्स ऑफ वाटर। कैलकुलेशन आप घर से करेंगे, ठीक है, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, और कैलकुलेशन कर करके आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा सर इसका आंसर ये आएगा, इसका आंसर ये आएगा, ठीक है, ताकि मुझे भी समझ में आए। तो यहाँ से मोल्स ऑफ C2H6O2 कैसे निकालोगे? तो हमको चाहिए वेट ऑफ C2H6O2 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ C2H6O2। सिमिलरली अगर हमको मोल्स ऑफ वाटर निकालना है तो उसके लिए भी हमको क्या चाहिए होगा? वेट ऑफ H2O अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2O। हाँ, ये भी ग्राम में होगा, ये भी ग्राम में होगा, ये भी ग्राम में होगा, ये भी ग्राम में होगा। यूनिट्स बहुत अच्छा से आना चाहिए। क्या दिया हुआ? इन अ सॉल्यूशन इज 20% बाई मास। 20% मतलब 20% W/W है। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा? 20 ग्राम किसका होगा? ऑब्वियसली C2H6O2 का होगा। किसमें? इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। याद आ रहा है? तो हमको यहाँ से क्या पता चल गया? वेट ऑफ C2H6O2 कितना है? 20 ग्राम। और वेट ऑफ सोल्यूशन कितना है? 100 ग्राम। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कौन है? वाटर, तो क्या हो जाएगा? 100 माइनस 20 ग्राम।
आंसर क्या आ जाएगा 80 ग्राम। क्या हमको दोनों का वेट पता चल गया? यस। तो हम इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेंगे। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ C2H6O2 क्या निकलेगा? 2 × 12 + 6 + 32। इसका मॉलिक्यूलर वेट आएगा 62 ग्राम पर मोल। ठीक है, और इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या आएगा? 18 ग्राम पर मोल। तो क्या आप इसको यहाँ पर पुट करके आंसर नहीं निकाल सकते? मोल्स ऑफ C2H6O2 क्या आ जाएगा? 20/62 मोल। मोल्स ऑफ H2O क्या आ जाएगा? 80/18 मोल्स। ये दोनों वैल्यूज को आपको यहाँ पर पुट करना है और आंसर फाइंड आउट करना है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1.2 एग्जांपल बोलता है कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ कंटेनिंग 5 ग्राम NaOH। हमको क्या दे दिया है? वेट ऑफ NaOH दे दिया है। कितना दिया हुआ बेटा? 5 ग्राम इन 450 ml ऑफ सोल्यूशन। मतलब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन भी दे दिया है। किसमें दिया हुआ है? ml में दिया हुआ है। तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1000 से डिवाइड देना पड़ेगा। तो मोलैरिटी बराबर क्या होता है? मोल्स ऑफ NaOH अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अच्छे से यूनिट के साथ लिखोगे, है ना? तो आप मोल्स ऑफ NaOH को क्या लिख सकते हो? वेट ऑफ NaOH अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaOH इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें? लीटर में। ये दोनों ग्राम्स में होंगे। मैं क्या लिख दूंगा? 5 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaOH कितना आएगा? 40 ग्राम। निकाल लेना, 23 + 16 + 1, है ना? इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 450/1000। तो 1000 कहाँ चल जाएगा? ऊपर। अब जब इसको एक बार लीटर में कन्वर्ट कर दियो ना, तो फॉर्मूला में फिर से हम नहीं लिखेंगे, यहाँ ml लिखता है तब मैं ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करता। ठीक है, इन सबको सॉल्व कर लीजिएगा, यू विल गेट योर आंसर। इज इट क्लियर बेटा? आगे बस हमने सॉल्व कर लेना और उसका जो भी आंसर आएगा वो आप हमको पिन करना। ठीक है, कमेंट लिख करके, तब समझ में आएगा आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं बेटा। 1.3 बोलता है कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड। आपको मोलैलिटी फाइंड आउट करना है, मतलब आपको स्मॉल m फाइंड आउट करना है। उसका फॉर्मूला क्या बताया था? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट किसमें? केजी में। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपको क्या क्या दिया हुआ है? वेट ऑफ C3COOH दे दिया है 2.5 ग्राम। वेट ऑफ बेंजीन, इसको इथेनोइक एसिड को किसमें डाला गया? बोला कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। मतलब अब मेरा सॉल्वेंट कौन है? C6H6 कितना है? 75 ग्राम। अब यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अगर हम CH3COOH निकालेंगे तो क्या आएगा? 60 ग्राम पर मोल। तो यहाँ से मोल्स ऑफ CH3COOH क्या आएगा? आ जाएगा 2.5/60 मोल। तो स्मॉल m में क्या लिखेंगे? 2.5/60। मैंने बताया था अगर इसको केजी में बदलना है तो 75 अपॉन क्या हो जाएगा? 1000 kg। ऊपर में 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? इसके बाद इसको सॉल्व कर लीजिए, यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अब हम लोग आ गए इन टेक्स्ट क्वेश्चन में। 1.1 बोलता है कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिसॉल्व्ड इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। आपको क्या फाइंड आउट करना है? वेट परसेंटेज ऑफ बेंजीन। तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वेट ऑफ बेंजीन इन ग्राम अपॉन वेट ऑफ सोल्यूशन। अब सोल्यूशन तो यहाँ दो चीजों से मिला हुआ है, एक है आपका सॉल्यूट और दूसरा है आपका सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट में क्या लिखोगे? बेंजीन, क्योंकि इसको डिसॉल्व किया गया, लिख दिया साफ साफ CCl4। यहाँ वेट भी देख लो, इसका कम है इसका ज्यादा है, तो यहाँ हो जाएगा वेट ऑफ बेंजीन प्लस वेट ऑफ CCl4 × 100, क्योंकि नीचे क्या आता है याद करो? वेट ऑफ सोल्यूशन, इसीलिए मैंने दोनों को ऐड किया। यहाँ वेट ऑफ बेंजीन कितना हो जाएगा बेटा? 22 अपॉन वेट ऑफ C6H6 कितना है? 22 प्लस वेट ऑफ CCl4 × 100। इसको सॉल्व करिए, यहाँ से आपका वेट परसेंटेज इसका बेंजीन का निकल के आ गया। लेट सपोज इसी में अगर आपसे पूछता वेट परसेंटेज ऑफ CCl4 भी बताइए, सिंपली क्या करना था? 100 में से बेंजीन के वेट परसेंटेज को सब्ट्रैक्ट कर देना था। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोलता है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ द बेंजीन इन द सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। अच्छा, अब यहां पर आपको बेंजीन का क्या निकालना? मोल फ्रैक्शन। सॉल्यूट कौन है मेरा? बेंजीन। सॉल्वेंट कौन है बेटा? CCl4। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मोल्स ऑफ बेंजीन, जिसका निकालना उसको ऊपर
divided by the total moles divided by the total moles। तो अब मोल्स निकाल लेंगे, इसमें पुट कर देंगे, तो मोल्स ऑफ बेंजीन क्या निकलेगा। अच्छा, क्वेश्चन में एक चीज और दिया, 30% बाई मास, मतलब 30 ग्राम्स ऑफ बेंजीन इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में ये तो सॉल्यूट है, तो सॉल्वेंट का निकालना होगा तो क्या निकलेगा वेट, 100 ग्राम माइनस 30 ग्राम, आंसर कितना आ जाएगा 70 ग्राम। तो मोल्स ऑफ C6H6 कितना आएगा 30 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना है 78। उसी तरीका से मोल्स ऑफ CCl4 क्या आएगा बेटा, वेट ऑफ CCl4 दैट इज 70 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालोगे, 35.5 इंटू 4 प्लस 12, तो 35.5 इंटू 4 हो जाएगा 142 प्लस 12 154। क्लियर। अब आपको इसका भी मोल्स पता है, इसका भी मोल्स पता है, उसमें पुट करना है, आंसर आ जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ C6H6 क्या आ जाएगा 30 अपॉन 78, 30 अपॉन 78 प्लस 70 अपॉन 154। इसको सॉल्व करना इजीली, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे उसको ट्वाइस मान लो, ये 60 प्लस 70 हो जाएगा और ये काट देना 2 बार में, समझे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बता रहा हूँ, जैसे 30 अपॉन 78 है ना, 30 अपॉन 78 है, आप इसको 154 एलसीएम ले लो, ये 60 कर दो, ये 70 कर दो, इसको काट दो 2 बार में, 30 इंटू 2 अपॉन 130 कट गया, 6 अपॉन 13 आ जाएगा, अप्रॉक्सीमेट आंसर आ जाएगा, थोड़ा मोड़ा 19-20 का फर्क पड़ सकता है। और अगर आप यहाँ पर बैठे हो बोर्ड्स के एग्जाम में तो आपको पूरा सॉल्व एक्जैक्टली करना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 1.3 बोलता है कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन। पहला सॉल्यूशन क्या है आपका, बोला वेट ऑफ CONO3 का होल ट्वाइस डॉट 6H2O दे दिया है, कितना दिया हुआ बेटा 30 ग्राम दिया हुआ है, ठीक। इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ देखो 4.3 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, कितना हो गया 4.3 लीटर। मोलैरिटी निकालना है तो क्या चाहिए, मोल्स ऑफ CONO3 का होल ट्वाइस डॉट 6H2O अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, किसमें लीटर में। आप इसके जगह पे क्या लिख सकते हो, तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो ये क्या हो जाएगा 30 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसका होता है 59 एटॉमिक वेट, इसका 14, इसका 16, इसका 1, इसका 16, सॉल्व कर लोगे क्या, सॉल्व करोगे तो मॉलिक्यूलर वेट अप्रोक्सीमेटली 291 निकल के आ जाएगा इनटू 4.3, सॉल्व कर देना आंसर आ जाएगा। अब यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी लीटर में है। क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, इसी का बी पार्ट बोलता है, अब यहाँ मिक्सचर का सवाल आ गया है ना, यहाँ मिक्सचर का सवाल आ गया बेटा। तो क्या बोलता है कि एक बोला एक ऐसा सोल्यूशन है मेरे पास जिसमें 30 ml आपका, जिसमें 30 ml है वॉल्यूम सोल्यूशन का, और इसका कंसंट्रेशन देती है 0.5 m, और इसका है बोला फिर वाटर है एक तरफ जिसका वॉल्यूम दे रखा है 500 ml, और ऑब्वियसली वाटर तो कोई सॉल्यूट नहीं होगा, तो इसका कंसंट्रेशन सॉल्यूट का कितना होगा, जो हम कंसंट्रेशन निकालते हैं सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में निकालते हैं 0। मैं कंसंट्रेशन ऑफ वाटर की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसे 55.5 होता है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कंसंट्रेशन ऑफ ऑब्वियसली H2SO4 देखेंगे, क्योंकि बगल में अगर H2SO4 है तो m ऑफ H2SO4 0 है, यहाँ पर m ऑफ H2SO4 कितना आ गया है 0.5, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा, जब भी दो सॉल्यूशन को मिलाओगे तो M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। अच्छा, अब यहाँ पर अगर मुझसे पूछेगा ये m क्या होगा, m1 हो गया 0.5। अच्छा, ऊपर भी ml में नीचे भी ml में, तो आपको लीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, कट जाएगा। अगर 1 ml में होता दूसरा लीटर में होता तो फिर वहां पर आपको कन्वर्ट करना पड़ता है ना। तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू 30 प्लस 0 इंटू 500 प्लस 500 प्लस 30, तो यही आपका आंसर हो जाएगा 15 अपॉन 530 m। दिस इज द फाइनल concentration after mixing this to solution। is it clear? तो क्या 1.3। अब आगे बढ़ते हैं 1.4 की तरफ। तो 1.4 क्या कहता है, बोलता है कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया। आपको क्या चीज का मास निकालना है, वेट ऑफ यूरिया NH2CO NH2, बोला रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 kg ऑफ। देखो कैसे सोचना, अप्रोच सीखो, सॉल्व खुद से करोगे तब सीखोगे। तो हमको क्या क्या दे दिया है 2.5 kg ऑफ 0.25 मोलर एक्वा सॉल्यूशन। अब इस क्वेश्चन में ये समझना है कि ये जो वेट है ना, ये क्या चीज का वेट है। तो यहाँ जो ये वेट है ये आपको फाइंड आउट करना है,
और ये जो वेट आपको दिया हुआ किसका दिया, वेट ऑफ सॉल्यूशन दैट इज 2.5 kg। क्लियर है, 2.5 kg। ठीक है, और मोलैलिटी भी दे दिया 0.25 m। ठीक, तो हमको फॉर्मूला पता है m बराबर क्या होता है, मोल्स ऑफ NH2CO NH2 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट होता है, किसमें, केजी में। ठीक, अच्छा अगर ये ग्राम में होता तो मैं ऐसा भी इसको तोड़ के लिख सकता हूँ, वेट ऑफ NH2CO NH2 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NH2CO NH2, ये हो गया मोल्स, अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इनटू 1000 लिख सकते थे। अच्छा लेट सपोज मैं इसके वेट को x ग्राम मान रहा हूँ, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या निकल करके आ जाएगा, अगर मैंने इसको ग्राम में माना है तो इसको भी ग्राम में बदलना पड़ेगा, तभी आप एडिया सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। आप क्या लिख सकते हो, 2500 माइनस x ग्राम, ये आ गया वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो मैं ये वाला फॉर्मूला नहीं, ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.25 बराबर x अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ यूरिया कितना हो जाएगा 60, ऐड कर लेना 60 आएगा, इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट में क्या लिखोगे 250 माइनस x इनटू 100। हाँ अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात आता है, क्या मैं x को यहाँ पर एलिमिनेट कर दूं, तो मैं आपको बोलूंगा यहाँ पर x एलिमिनेट नहीं होगा, यहाँ पर x एलिमिनेट नहीं होता है। क्लियर है, अगर x एलिमिनेट करना है, जैसे अगर तुम कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठे हो, ऑप्शन वाला सवाल आ रहा है तो वहाँ x एलिमिनेट करके सॉल्व कर देना, लेकिन अगर कॉम्पिटेटिव में नहीं बैठे हो तो आप x को एलिमिनेट मत करना, बोर्ड्स के एग्जाम में पूरे तरीके से सॉल्व करना, एक इक्वेशन है एक वेरिएबल है, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करोगे तो आंसर निकल करके आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 1.5 में अगर बात करें तो बोलता है कैलकुलेट द मोलैलिटी, क्या निकालना है, मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन। इन सभी का फॉर्मूला आपको पता है ऑफ के आई, तो यहाँ जाएगा मोल्स ऑफ के आई अपॉन मोल्स ऑफ के आई प्लस मोल्स ऑफ H2O। इसका फॉर्मूला क्या है, मोल्स ऑफ के आई अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी लीटर में हो, अगर ml में होगा, देख रहे हो ml ही में है सब कुछ, तो इसको भी ml कर दो इनटू 1000 और यहाँ हो जाएगा मोल्स ऑफ के आई अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, अगर ग्राम में है तो इनटू 1000 कर दो। ठीक है, अब यहाँ इंटरेस्टिंग बात क्या है, यहाँ आपको वेट परसेंटेज दे दिया की आई का। ठीक, तो वेट परसेंटेज दे दिया है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ 20 ग्राम की आई है, किसमें, इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहां से आपको क्या पता चल जाएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना आ जाएगा 80 ग्राम। ठीक, तो आपको वेट के बारे में नॉलेज हो गया, अब आप मॉलिक्यूलर वेट भी निकाल सकते हो, अब आप यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट भी निकाल सकते हो, मॉलिक्यूलर वेट आप आई का निकालोगे 166 के आसपास आएगा, और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2O आपका आ जाएगा 18। क्लियर, अब इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर क्या है कि अब आप इन दोनों का यूज करके मोल्स ऑफ के आई आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना है, क्योंकि वो हर जगह यूज हो रहा है, तो मोल्स ऑफ के आई आपका क्या आ जाएगा 20/166, मतलब इस फॉर्मूला में भी ये आ गया, इस फॉर्मूला में भी ये आ गया, और इस फॉर्मूला में भी ये आ गया। क्लियर, आपको वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, वो भी ग्राम में, क्योंकि आप 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो सॉल्वेंट कौन है, वाटर, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट भी पता चल गया, तो मतलब मोलैलिटी तो निकल जाएगा। अब सवाल है सर मोलैलिटी निकालना जिसमें को वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, तो हमको वेट ऑफ सॉल्यूशन पता है कितना है 100 ग्राम, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन पता है 1.202 ग्राम पर ml है, तो यहां से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हो, तो डेंसिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन बराबर वेट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो डेंसिटी के जगह पे क्या पुट कर दोगे 1.202, वेट के जगह पे क्या पुट कर दोगे 100 ग्राम, तो यहां से जो वॉल्यूम निकल के आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में आ जाएगा निकल करके। क्लियर है, यहाँ से आपको ml में निकल करके आ जाएगा, अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ गया ml में, यहाँ पुट कर दो, मोलैरिटी निकल के आ जाएगा। हाँ, मोल्स ऑफ के तो पता है सर, मोल्स ऑफ वाटर कैसे निकालेंगे, तो मोल्स ऑफ वाटर आप कैसे निकाल सकते हो, गिवन वेट आपको दिया हुआ है 80 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा 18 ग्राम, और इस तरीके से आप मोल्स ऑफ H2O भी फाइंड आउट कर सकते हो। इसी के साथ हमारा पहला लेक्चर एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन ऑफ सॉल्यूशन खत्म होता है, इंटेक्स और एग्जांपल्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इसी तरीके से नेक्स्ट लेक्चर लेकर के आएंगे, एक चैप्टर को कम से कम 5 सेशन लगेंगे। ठीक है, लगभग 2.5 से 3 घंटे का पूरा एक चैप्टर बनेगा, जहाँ पर इंटेक्स और एग्जाम्पल्स के क्वेश्चंस को भी हम लोग इसी तरीके से डिस्कस करते हुए नजर आएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया लाइक जरूर कर देना, दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करना, ये आपको बोर्ड्स में भी हेल्प करने वाला है, आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी हेल्प करने वाला है।
अगर आपको ये स्पीड ज़्यादा कम लग रहा है तो थोड़ा-सा आप स्पीड को बढ़ा सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, यूट्यूब आपको ये फैसिलिटी देता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ज़बरदस्त रहें।